नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे आज के खास पेशकश में। आज हम जिनकी कहानी में गोता लगाने वाले हैं वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम का एक ऐसा नाम जो वीरता और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। सही कहा। और आज की हमारी चर्चा का आधार विकिपीडिया और कुछ दूसरे सोर्सेज हैं जो उनकी कहानी के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाते हैं। हाँ, और ये बात दिलचस्प है कि उनके बारे में खासकर शुरुआती जीवन के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ी मिली-जुली है। मतलब कुछ पक्के तथ्य हैं और काफी कुछ लोक कथाएं भी हैं। ये चीज उनकी कहानी को और भी पेचीदा बनाती है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उनका जन्म का नाम था मणिकर्णिका तांबे, प्यार से मनु। हाँ, मनु। जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन जन्म के साल को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। ब्रिटिश स्रोत कहते हैं 1827 से 30 के बीच, और भारतीय स्रोत 1835 बताते हैं। ज्यादातर इतिहासकार अब 1828 से 1830 के बीच का समय मानते हैं, शायद। हाँ, यही ज्यादा मुमकिन लगता है। उनके पिता थे मोरोपंत तांबे, एक करहाड़ा ब्राह्मण। वो पहले मराठा सरदार चिमाजी अप्पा के यहाँ थे, फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा में आ गए। और उनकी माँ भागीरथी बाई? उनका देहांत जल्दी हो गया था जब मनु सिर्फ 4 साल की थी। इसके बाद मोरोपंत तांबे मनु को लेकर बाजीराव द्वितीय के दरबार मतलब बिठूर चले गए। कहते हैं बाजीराव मनु को अपनी बेटी की तरह मानते थे। अच्छा, और यहीं से वो कहानी आती है ना कि बचपन में नाना साहब और तात्या टोपे उनके साथी थे। हाँ, ये बहुत पॉपुलर कहानियां हैं, हालांकि इनका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। ये भी कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, यहाँ तक कि बंदूक चलाना भी सिखाया गया था, जो उस जमाने में लड़कियों के लिए बहुत ही असामान्य बात रही होगी। बिल्कुल। पर जैसा मैंने कहा, ये बातें ज्यादातर लोक कथाओं का हिस्सा हैं, पुख्ता ऐतिहासिक तथ्य शायद नहीं। ठीक है, तो फिर उनकी शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से 1842 में। हाँ, और माना जाता है कि ये रिश्ता भी शायद बाजीराव द्वितीय ने ही तय करवाया था। अगर हम भारतीय जन्मतिथि यानी 1835 को सही माने, तो शादी के समय उनकी उम्र काफी कम, शायद 7 साल रही होगी, और रस्में बाद में पूरी हुई होंगी। और शादी के बाद ही उनका नाम मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई हुआ। बिल्कुल। अच्छा, गंगाधर राव के बारे में भी अलग अलग राय मिलती है। कुछ ब्रिटिश दस्तावेज उन्हें थोड़ा विलासी और कमजोर शासक बताते हैं। हाँ, शायद रानी की छवि को और हीरोइक बनाने के लिए। हो सकता है। वही भारतीय स्रोत उन्हें सुसंस्कृत मानते हैं। पर आमतौर पर यह माना जाता है कि राजनीति में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी एक महिला रेजिमेंट की बात भी आती है, पर वो शायद गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ही बनी होगी, अगर बनी भी थी तो। फिर 1851 में उन्हें एक बेटा हुआ। हाँ, दामोदर राव। नहीं, पहले एक बेटा हुआ था जो कुछ ही महीनों में गुजर गया। ओह हाँ, सही कहा। वो बेटा कुछ ही महीनों में चल बसा। ये एक बड़ा सदमा रहा होगा। बिल्कुल। और इसके बाद गंगाधर राव की सेहत भी गिरने लगी, और तब उन्होंने गोद लेने का फैसला किया। हाँ, अपनी मृत्यु से ठीक पहले नवंबर 1853 में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के 5 साल के बेटे आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। और उन्होंने कंपनी को चिट्ठी भी लिखी थी। हाँ, मरने से 2 दिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को एक खत लिखा जिसमें गुजारिश की कि दामोदर राव को उनका वारिस माना जाए और रानी लक्ष्मीबाई को दामोदर के बड़े होने तक राज्य की संरक्षक या रीजेंट के तौर पर मान्यता दी जाए। उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे पर दया करे, मेरी विधवा को शासक के रूप में मंजूरी दें। पर उस समय का ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, और उनकी मशहूर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय नीति चल रही थी। हाँ, जिसके तहत अगर किसी शासक का अपना मतलब खून का वारिस नहीं है तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश कब्जे में चला जाएगा, और झांसी तो पहले से एक तरह से उनके अधीन था। बिल्कुल। तो कंपनी ने दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। डलहौजी का तर्क था कि गंगाधर राव का शासन कमजोर था, ब्रिटिश राज से झांसी का भला होगा, और वैसे भी कंपनी ही सर्वोच्च शक्ति है। और मई 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। हाँ, एनेक्स कर लिया गया। रानी ने इसका विरोध तो किया होगा। जबरदस्त विरोध किया। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मेजर एलिस, जो वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनसे बात की। एक ऑस्ट्रेलियाई वकील थे, जॉन लैंग, उनको अपना केस लड़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। उन्होंने पुरानी संधियों का हवाला भी दिया, 1803, 1817 वाली। हाँ, 1803, 1817, 1842 सारी संधियों का हवाला दिया। हिंदू कानूनों की दुहाई दी, कई अपीलें की डलहौजी को, लेकिन डलहौजी ने सब खारिज कर दिया।
उनकी आखिरी अपील में बहुत दर्द झलकता है कि ये संधियों का खुला उल्लंघन है और झांसी को अधीनता, अपमान और गरीबी में धकेला जा रहा है। ये उनकी दृढ़ता दिखाता है कि उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी। बिल्कुल। अच्छा, विलय के बाद उन्हें 5,000 रुपये महीने की पेंशन दी गई। किला छोड़कर शहर में जो रानी महल था वहां रहने की इजाजत मिली। ब्रिटिश अदालतों से छूट भी मिली। लेकिन फिर भी टकराव तो चलता रहा होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे गंगाधर राव पर कोई 36,000 रुपये का कर्ज था, वो रानी के मत्थे मढ़ दिया गया। रानी ने इसका विरोध किया। फिर झांसी में पहले गो हत्या पर पाबंदी थी, अंग्रेजों ने वो हटा दी। एक मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। ये सब बातें थीं जिनसे रानी और स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। और यहीं से वो मशहूर नारा जुड़ा है, मेरी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, माना जाता है कि ये उसी दौर की बात है। कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपनी महिला साथियों को ट्रेनिंग देना जारी रखा, घोड़ों पर परेड करवाई, और ये भी दिलचस्प बात है कि वो काफ़ी धार्मिक थीं, नियमित मंदिर जाती थीं। शायद इससे उनके इन गैर पारंपरिक शौकों को समाज में थोड़ी स्वीकृति मिली। उन्होंने वाराणसी जाने की इजाजत भी मांगी थी। हाँ, अपने मायके, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। वो उन्हें झांसी में ही रखना चाहते थे, शायद नजर रखने के लिए। और फिर आया 1857 का साल, 10 मई, मेरठ से विद्रोह की शुरुआत। हाँ, और ये आग तेजी से फैली। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह। झांसी की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक थी, मध्य भारत में। वहां कैप्टन अलेक्जेंडर स्कीन थे, ब्रिटिश अधिकारी, और भारतीय सैनिक भी थे। हाँ, 12वीं नेटिव इन्फेंट्री और 14th अनियमित कैवेलरी के सैनिक। शुरू कैप्टन स्कीन को ज्यादा चिंता नहीं थी। उन्होंने रानी को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अंगरक्षक रखने की इजाजत भी दे दी थी। लेकिन 5 जून को झांसी में भी विद्रोह भड़क गया। बिल्कुल। सिपाहियों ने स्टार फोर्ट मतलब शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। कुछ ब्रिटिश अफसरों को गोली मार दी गई। करीब 60 अंग्रेज, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, उन्होंने शहर के किले में शरण ली। अब यहाँ रानी का रोल क्या था, इस पर काफी सवाल उठते हैं। हाँ, ये बहुत विवादास्पद पॉइंट है। एक नौकर के बयान के मुताबिक रानी ने बाद में बताया कि सिपाहियों ने उनके महल को घेर लिया था, उनसे मदद मांगी और धमकी भी दी थी कि अगर मदद नहीं की तो महल उड़ा देंगे। उनके अपने गार्ड भी विद्रोहियों से मिल गई थी। तो क्या उन्होंने दबाव में मदद की? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर 8 जून को वो जो जोखनबाग हत्याकांड हुआ। हाँ, जोखनबाग मैसेकर। किले में घिरे अंग्रेजों ने इस वादे पर सरेंडर किया कि उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें मार दिया गया। इस हत्याकांड में रानी की भूमिका पर क्या कहा जाता है? इस पर बहुत बहस है। कुछ शुरुआती ब्रिटिश रिपोर्ट्स ने सीधे रानी पर इल्जाम लगाया। कुछ चश्मदीदों के बयान हैं जो कहते हैं कि रानी मौजूद थीं या उन्होंने दूतों को मरवाया। लेकिन कुछ दूसरी रिपोर्ट्स, यहां तक कि कुछ ब्रिटिश गवाहों ने भी उन्हें बेकसूर बताया। अंग्रेजों की आधिकारिक रिपोर्ट भी इस मामले में बहुत स्पष्ट नहीं थी। रानी ने खुद क्या कहा? रानी ने बाद में मेजर एस्किन, जो सागर डिवीजन के कमिश्नर थे, उनको खत लिखे। उनमें उन्होंने खुद को असहाय बताया, विद्रोहियों की निंदा की और कहा कि वो केवल अंग्रेजों की तरफ से अस्थायी तौर पर शासन संभाल रही हैं जब तक वो वापस ना आ जाएं। एस्किन ने शुरू में शायद उन पर यकीन भी किया, लेकिन कलकत्ता में बैठे बड़े अधिकारी शक्की थे। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि विद्रोह का नतीजा रानी के पहले के लक्ष्यों के अनुरूप था। मारे गए अंग्रेजों का कुछ सामान बाद में उनके महल से भी मिला, और उनके पिता मोरोपंत तांबे विद्रोह में काफी सक्रिय थे। तो सच शायद कहीं बीच में है, या शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। फिर विद्रोही सैनिक झांसी से चले गए। हाँ, 11 जून के आसपास रानी से कुछ 15,000 रुपए और तोपें लेकर वो दिल्ली की तरफ चले गए। उनके जाते ही रानी ने शासन की बागडोर संभाली और घोषणा की, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, राज लक्ष्मीबाई का। और उन्होंने शासन चलाया भी। हाँ, शुरू में मेजर एर्स्किन की एक तरह से मौन सहमति से। उन्होंने टैक्स वसूले, प्रशासन चलाया, किले की मरम्मत करवाई, गरीबों को दान दिया। उन्हें झांसी की रक्षा भी करनी पड़ी। रक्षा किससे? एक तो उनके अपने चचेरे भाई सदाशिवराव, जिन्होंने गद्दी पर दावा किया और हमला कर दिया। रानी ने उसे हराया। फिर पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया, जो अंग्रेजों के वफादार थे, उन्होंने झांसी पर हमला कर दिया, शायद अंग्रेजों के कहने पर। ये अगस्त से अक्टूबर 1857 तक चला। इसे कैसे रोका रानी ने? इसमें उनकी मदद की बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने, जो खुद भी एक विद्रोही नेता थे। उनकी मदद से रानी ने ओरछा और दतिया की सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। इन सब घटनाओं से रानी को अपनी सेना को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने हथियार बनाने का काम भी शुरू करवाया। लेकिन अंग्रेजों का रुख तो अब तक सख्त हो चुका होगा। बिल्कुल। जब रानी ने ओरछा दतिया के हमले के वक्त अंग्रेजों से मदद मांगी, तो एस्किन ने साफ मना कर दिया और उल्टे जोखनबाग हत्याकांड की जांच की धमकी दी। अब रानी एक मुश्किल स्थिति में थी।
अंग्रेजों ने दुश्मन मान रहे थे, पर वो पूरी तरह से नाना साहब या दिल्ली के विद्रोहियों के साथ भी नहीं थी। उनके सलाहकार क्या कहते थे? सलाहकार भी बटे हुए थे। कुछ शांति चाहते थे, अंग्रेजों से समझौता, कुछ लड़ने के हक में थे। रानी खुद अंग्रेजों को चिट्ठियां भेजती रहीं, अपनी वफादारी जताती रहीं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सैनिक तैयारी भी मजबूत करती रहीं। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश सेना के झांसी पर हमले की खबर पक्की हो गई तो वो बहुत दुखी हुई। शायद आखिर में उन्हें अपने सैनिकों और सलाहकारों के दबाव में लड़ने का फैसला करना पड़ा। अंग्रेजों ने झांसी को निशाना क्यों बनाया? क्या वजहें थीं? की स्ट्रैटेजिक लोकेशन। चौथा, दूसरे इलाकों से भागे हुए विद्रोही झांसी में जमा हो रहे थे, जिसे अंग्रेजों ने रानी द्वारा जानबूझकर सेना इकट्ठा करना समझा। और पांचवा, रानी के नाम से झूठे ब्रिटिश विरोधी पर्चे भी फैलाए जा रहे थे, जिनसे अंग्रेज और भड़क गए। तो फिर ब्रिटिश सेना आई झांसी पर हमला करने। हाँ, मेजर जनरल ह्यू रोज की कमान में सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स। ह्यू रोज एक बहुत काबिल और अनुभवी कमांडर थे। वो पहले सागर को विद्रोहियों से आजाद करा चुके थे। फिर बानपुर के इलाके में लूटपाट करते हुए वो झांसी की तरफ बढ़े। झांसी की तैयारी कैसी थी? तैयारी अच्छी थी। किला बहुत मजबूत था, ग्रेनाइट की ऊंची दीवारें हैं, कई तोपें लगी हुई थीं। किले के आसपास का इलाका साफ कर दिया गया था ताकि दुश्मन छिप न सके। रानी के पास सेना भी काफी बड़ी थी, करीब 11,500 सैनिक, और रसद भी भरपूर थी। घेराबंदी कब शुरू हुई? 22 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने भयानक गोलाबारी शुरू की। रानी के सबसे अच्छे तोपची गुलाम गौस खान इसी गोलाबारी में मारे गए। दीवार में एक जगह दरार भी आई, लेकिन रानी के लोगों ने रातों रात उसे भर दिया। और तभी तात्या टोपे मदद के लिए आ पहुंचे। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। 29 मार्च के आसपास खबर आई कि तात्या टोपे 20,000 से ज्यादा सैनिक लेकर झांसी की मदद के लिए आ रहे हैं। इससे तो ह्यू रोज की मुश्किलें बढ़ गई होंगी। बिल्कुल, उन्हें अब 2 मोर्चों पर लड़ना था। उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी, सिर्फ 1200 सैनिक, तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए भेजी। 1 अप्रैल को बेतवा नदी के किनारे लड़ाई हुई। और नतीजा? तात्या टोपे की सेना बहुत बड़ी थी, पर शायद डिसऑर्गेनाइज थी। ह्यू रोज की छोटी सी सेना ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। ये विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया होगा। हाँ, 3 अप्रैल को दीवार तोड़कर और सीढ़ियां लगाकर दोनों तरफ से हमला हुआ। रानी ने खुद, कहते हैं, 1500 अफगान सैनिकों के साथ जवाबी हमला किया, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा और किले में वापस जाना पड़ा। शाम तक शहर के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लड़ाई बहुत भयंकर हुई। अंग्रेजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। अनुमान है कि करीब 3,000 भारतीय मारे गए। इसी भगदड़ में रानी के पिता मोरोपंत तांबे भागते हुए पकड़े गए। उन्हें बाद में 20 अप्रैल को फांसी दे दी गई। रानी किले में घिर गई थी, फिर वो भाग निकली। हाँ, यह भी एक नाटकीय घटना है। ह्यू रोज किले पर आखिरी हमले की तैयारी कर रहे थे कि 4 अप्रैल की सुबह पता चला रानी रात में भाग निकली हैं। कैसे? इस पर तो कई कहानियां हैं। बहुत कहानियां हैं। सबसे मशहूर कहानी तो यही है कि वो अपने घोड़े बादल पर बैठकर बेटे को पीठ पर बांधकर किले की दीवार से कूद गईं। क्या ये सच हो सकता है? ऐतिहासिक रूप से ये मुश्किल लगता है। एक ब्रिटिश रिपोर्ट कहती है कि किसी भारतीय सैनिक ने रात में गुप्त दरवाजे से उनके निकलने का इंतजाम किया। एक थियरी ये भी है कि ह्यू रोज ने शायद जानबूझकर उत्तर की तरफ थोड़ी ढील दी ताकि रानी भागें और खुले में पकड़ी जाएं, पर यह भी पक्का नहीं है। खैर, वो निकल गई। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो अपने बेटे दामोदर राव को कमर पर बांधकर करीब 300 भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले से सुरक्षित निकल गई। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। और वो कहाँ गई? कालपी की तरफ, झांसी से करीब 102 मील दूर उत्तर पूर्व में। किंवदंतियां कहती हैं कि वो एक ही रात में वहां पहुंच गई। एक रात में 102 मील? हाँ, ये तो अद्भुत लगता है। ज्यादा भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि अगले दिन अंग्रेजों की एक पीछा करने वाली टुकड़ी से उनका सामना हुआ, जिससे वो बाल बाल बची, और शायद 5 अप्रैल की आधी रात या उसके बाद कालपी पहुंची। लेकिन फिर भी 24 घंटे से ज्यादा लगातार घोड़े पर रहना, लड़ना, ये उनकी गजब की सहन शक्ति दिखाता है। कालपी में वो दूसरे विद्रोही नेताओं से मिली। हाँ, वहाँ राव साहब, जो नाना साहब के भतीजे थे, तात्या टोपे, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, सब मौजूद थे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें वहाँ सेना की कमान में वो महत्व नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार थीं। शायद तात्या टोपे को ज्यादा तवज्जो मिली, इससे वो थोड़ी निराश भी थीं। इसके बाद और लड़ाइयाँ हुई? हाँ, कूच की लड़ाई हुई। कहते हैं वहां रानी ने सलाह दी थी कि सेना के किनारों को सुरक्षित रखा जाए, पर तात्या टोपे ने ध्यान नहीं दिया और हार गए। फिर तात्या टोपे ग्वालियर चले गए। रानी और बाकी नेताओं ने कालपी के किले की रक्षा की तैयारी की। कालपी की लड़ाई कब हुई? 22 मई 1858 को विद्रोहियों ने धुएं की आड़ में अंग्रेजों पर हमला किया।
कहा जाता है कि रानी ने फिर सलाह दी थी कि मुश्किल जमीन पर हमला ना करें, पर उनकी बात नहीं मानी गई। नतीजा फिर हार हुई। विद्रोही कालपी छोड़कर भागे आप कहाँ गए वो? ग्वालियर की तरफ। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। ये किसकी योजना थी, इस पर भी थोड़ा मतभेद है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसका श्रेय रानी को दिया, पर ज्यादातर सबूत तात्या टोपे की तरफ इशारा करते हैं। इसी बीच अंग्रेजों ने रानी को बड़ा विद्रोही मान लिया था। हाँ, गवर्नर जनरल कैनिंग ने उन्हें औपचारिक रूप से विद्रोही नेता घोषित कर दिया और उन पर 20,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। ग्वालियर पर कब्जा कैसे हुआ? ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों के वफादार थे, लेकिन उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया। राजा को आगरा भागना पड़ा। 1 जून को विद्रोहियों का ग्वालियर में जोरदार स्वागत हुआ। राव साहब को पेशवा का वाइसरॉय घोषित किया गया। खूब जश्न मना। रानी इस जश्न से खुश थी? नहीं, कहा जाता है कि वो उसके सख्त खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि ये जश्न का नहीं, लड़ाई की तैयारी का वक्त है। 5 जून को उन्होंने इस पर जोर भी दिया। और ह्यू रोज भी पीछे पीछे आ रहे थे? बिल्कुल। वो 16 जून को ग्वालियर पहुंच गए। 17 जून को उन्होंने दक्षिण पूर्व से हमला शुरू किया। निर्णायक लड़ाई हुई 18 जून की सुबह कोटा की सराय के पास। रानी कहाँ थी इस लड़ाई में? वो बिल्कुल मोर्चे पर थीं, अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थीं, मर्दाना लिबास में। तभी अंग्रेजों की 8वीं हुसर्स, जो बहुत तेज घुड़सवार सेना थी, उन्होंने हमला किया। इस हमले में रानी के अंगरक्षक बिखर गए। और फिर? एक ब्रिटिश चश्मदीद, जिसने बाद में लिखा, उसके अनुसार रानी ने उन पर जवाबी हमला किया, शायद अपनी एक साथी मुंदर के साथ। वो लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गईं। उनकी मौत कैसे हुई, इसकी सटीक जानकारी नहीं है, पर सभी स्रोत मानते हैं कि वो युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। हाँ, ऐसी मान्यता है। और उनके वफादार साथियों ने पास में ही एक संत की कुटिया के पास जल्दी से उनका दाह संस्कार कर दिया। रानी की मौत का क्या असर हुआ? ग्वालियर के रक्षकों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। ह्यू रोज ने 19 जून को ग्वालियर पर आसानी से कब्जा कर लिया। इसके साथ ही 1857 के विद्रोह की बड़ी लड़ाइयां लगभग समाप्त हो गईं। अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी रानी की मौत पर? मिली जुली। कुछ को यकीनन राहत मिली होगी कि सबसे खतरनाक दुश्मन मारा गया, लेकिन कुछ को, जैसे ह्यू रोज खुद, एक योग्य और बहादुर प्रतिद्वंदी की मौत का अफसोस भी था। ह्यू रोज का वो मशहूर मूल्यांकन है ना? हाँ, कि वो अपनी सुंदरता, चतुलाई और दृढ़ता के लिए जानी जाती थीं, सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि वो विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर थी। दूसरे ब्रिटिश अधिकारियों ने भी लिखा कि वो ईंटों की तरह लड़ी। ये दुश्मन की तरफ से मिली एक असाधारण श्रद्धांजलि थी। रानी की शहादत के बाद उनकी कहानी का क्या हुआ? उनकी कहानी भारत में एक शक्तिशाली लीजेंड, एक मिथक बन गई। उन्हें अक्सर भारतीय इतिहास की महानतम नायिका कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजहें थी? कई वजह हैं। एक तो उनकी जीवन के कई पहलू, खासकर शुरुआती जीवन और विद्रोह में उनकी सटीक भूमिका, वो थोड़े अस्पष्ट हैं। दूसरे, उनकी मौत एक शहादत की तरह थी। तीसरे, उनके लक्ष्य अधूरे रहे। और चौथा, लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं ने उनकी कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा और शायद थोड़ा बदला भी। उन्हें देवी देवताओं से भी जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल, उन्हें दुर्गा, चंडी, लक्ष्मी का अवतार माना गया, शक्ति का प्रतीक। उनकी कहानी में एक सार्वभौमिक अपील है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक अकेली औरत। और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए वो एक बहुत बड़ा सिंबल बन गईं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनका नाम लेना ही देशभक्ति का पर्याय बन गया। उन्हें शिवाजी, महाराणा प्रताप, राम, कृष्ण जैसे राष्ट्रीय नायकों की श्रेणी में रखा गया। आज़ादी के बाद भी हमारी किताबों में, मीडिया में उनका स्थान बहुत ऊंचा रहा। आज भी राजनीति में उनका जिक्र होता है। हाँ, कभी कांग्रेस अपने नेताओं की तुलना उनसे करती है, कभी हिंदुत्व विचारधारा उन्हें एक आदर्श हिंदू वीरांगना के रूप में देखती है। उनका प्रतीकवाद आज भी जिंदा है। लेकिन क्या उनकी कहानी का कोई और पहलू भी है, कोई विरोधी नजरिया? हाँ, ये भी समझना जरूरी है। भारत की जटिल जाति व्यवस्था के संदर्भ में कुछ दलित समुदाय रानी लक्ष्मीबाई को उच्च जातियों के इतिहास या नैरेटिव का हिस्सा मानते हैं। दलित बुद्धिजीवियों और लेखकों ने अपने नायकों और नायिकाओं को उभारने की कोशिश की है। जैसे उदा देवी, माता दीन भंगी और खासतौर पर झलकारी बाई। झलकारी बाई कौन थी? दलित लोक परंपराओं के अनुसार झलकारी बाई रानी की सेना में थी। उनकी हमशक्ल थीं और शायद उनसे भी ज्यादा बहादुर थीं। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों में किला घेर लिया तो झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण कर लिया और लड़ते हुए मारी गईं ताकि रानी सुरक्षित भाग सकें। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि रानी डरकर भाग गईं और बाद में बुढ़ापे में मरी। हाँ, ऐसी भी कुछ लोक कथाएं हैं जो रानी की छवि को कमतर दिखाती हैं।
ये दिखाता है कि इतिहास की यादें और नायक अलग अलग समुदायों के लिए कितने अलग मायने रख सकते हैं। अक्सर रानी और झलकारी बाई के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम भी अलग अलग समुदायों द्वारा अलग अलग ही मनाए जाते हैं। ये वाकई दिलचस्प पहलू है। अच्छा, रानी के प्रतीकावाद की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने भी। हाँ, 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA की महिला रेजिमेंट का नाम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रखा। ये उनके प्रतीकाव को एक बहुत बड़ी पहचान थी। उस रेजिमेंट ने लड़ाई में हिस्सा लिया था। उन्होंने ट्रेनिंग ली, समर्थन का काम किया, पर सीधे लड़ाई में शायद हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका नाम ही प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत था। आज भी देश भर में रानी के नाम पर सड़कें हैं, संस्थान हैं, खासकर महिला कॉलेज, डाक टिकट भी जारी हुए हैं। साहित्य और कला में उन्हें कैसे दिखाया गया है? शुरुआत में ब्रिटिश लेखकों ने उन्हें अक्सर एक क्रूर, खूंखार, काली देवी जैसा चित्रित किया, लेकिन साथ ही उनकी बहादुरी ने कुछ को उन्हें जोन ऑफ आर्क या बोडिका जैसी पश्चिमी नायिकाओं से तुलना करने पर भी मजबूर किया। बाद में जॉर्ज मैकडॉनल्ड फ्रेजर के उपन्यास फ्लैशमैन में उनके चित्रण पर भारत में काफी विवाद हुआ, क्योंकि उसमें कुछ अपमानजनक बातें थीं और यौन सामग्री भी थी। और भारतीय साहित्य में? भारतीय साहित्य में तो वो नायिका ही रहीं। शुरुआती दौर में लोक कविताएं थीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक निबंध लिखा था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी, जो 1930 में आई। हाँ, उसकी वो पंक्तियां तो अमर हो गई हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल, ये कविता शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। फिर वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास आया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1946। ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। इसी उपन्यास ने मेरी झांसी नहीं दूंगी वाले वाक्य को गढ़ा और लोकप्रिय बनाया। वर्मा जी ने उन्हें स्वराज की शुरुआती समर्थक के रूप में चित्रित किया। महाश्वेता देवी ने भी लिखा है उन पर। हाँ, 1956 में उनकी किताब झांसी रानी लोक कथाओं और दलित परंपराओं पर ज्यादा केंद्रित है। भारतीय लेखकों के लिए भी जोखन बाग हत्याकांड जैसे विवादास्पद मुद्दों को उनकी वीरता की छवि के साथ संतुलित करना हमेशा एक चुनौती रहा है। क्या उनकी कोई समकालीन चित्र मौजूद है? नहीं, कोई समकालीन पोर्ट्रेट नहीं मिलता। जो चित्र हम देखते हैं वो बाद के हैं, अक्सर एक दूसरे की कॉपी हैं। शायद किसी ने उन्हें दूर से देखा हो, उस पर आधारित हों। मूर्तियां बहुत बनी हैं। हाँ, वो घोड़े पर बैठी हुई, बेटे को पीछे बांधे हुए। हाँ, वो सबसे आम मुद्रा है। ग्वालियर में जो उनका स्मारक है, वहां वो अकेली घोड़े पर हैं। फिल्मों और टीवी पर भी वो आई हैं। बिल्कुल। सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी 1953 भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इसमें राष्ट्रवादी चित्रण था और आज़ादी और विभाजन के बाद के माहौल का भी असर था। हाल के दिनों में टीवी सीरियल भी बने हैं, 2009-11। और कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका 2019। हाँ, जिसने पारंपरिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को ही अपनाया। उसके रिलीज से पहले एक अफवाह पर विवाद भी हुआ था कि फिल्म में रानी और एक ब्रिटिश अधिकारी के बीच रोमांस दिखाया जाएगा, जो कि फिल्म में था नहीं। बिल्कुल नहीं था। पर यह दिखाता है कि रानी की छवि आज भी कितनी पूजनीय और संवेदनशील मानी जाती है। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। इतिहास, मिथक, विवाद और प्रेरणा का एक बहुत ही जटिल पर आकर्षक मिश्रण। हाँ, बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है कि कैसे एक ऐतिहासिक शख्सियत समय के साथ इतनी बड़ी राष्ट्रीय प्रतीक बन जाती है, कैसे इतिहास और मिथक आपस में घुल मिल जाते हैं, और कैसे अलग अलग समुदाय, अलग अलग पीढ़ियां उनकी स्मृति को अपने अपने तरीके से सहेजते हैं और आकार देते हैं। उनकी विरासत कोई एक सीधी कहानी नहीं है, बल्कि कई परतों वाली, कई आवाज़ों वाली दास्तान है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और दिलचस्प कहानियों और व्यक्तित्वों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल व्यक्तित्व द एपिक टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।